रोशनी के कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक डिक्लेयर किया था हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस के बेंच ने यह कहा था कि यह असंवैधानिक है। सीबीआई को आदेश दिए गए थे कि रोशनी के मामले में फौरन आप कॉग्निजेंस लें, और इस मामले में अब जितनी भी इंक्वायरी होगी वो सीबीआई करेगी और मॉनिटरिंग हाई कोर्ट करेगा। और साथ में हुकूमत को ये हुक्मनामा जारी किया गया था कि तमाम रोशनी में दी गई ज़मीनें आप वापस ले लें, और जिन लोगों से पैसा आपने वसूला है उन्हें पैसा वापस कर दें। हुकूमत 9 अक्टूबर से लेकर एक लंबे समय तक खामोश बैठी रही, और उसके बाद अचानक दिसंबर के इस महीने में हुकूमत रिव्यू पिटीशन लेकर हाई कोर्ट के सामने पहुंची। 11 तारीख को सुनवाई होनी थी, नहीं हुई। 16 तारीख को अब इसकी सुनवाई दोबारा होनी है, और क्या रिव्यू पिटीशन एडमिट होगी या नहीं ये सवाल तो बाद का, लेकिन पहले आखिरकार हुकूमत को इतना वक्त क्यों लगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। आज ने भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्समैन के तौर पर नहीं बल्कि एक वरिष्ठ वकील के तौर पर इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि रिव्यू पिटीशन कहां पर खड़ी है। सेठ साहब, पहले मैंने आपका तारुफ दे दिया कि आज बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं बल्कि एक वकील के नाते आपसे समझना चाहूंगा कि आखिरकार हुकूमत को आपको क्या लगता है एज अ सीनियर एडवोकेट की 9 अक्टूबर को जजमेंट आती है, नवंबर का पूरा महीना गुजर गया, दिसंबर के महीने में हुकूमत जो है जाकर हाई कोर्ट के सामने रिव्यू पिटीशन लेकर पहुंची, आखिरकार इतना डिले? देखिए, रिव्यू फाइल करने की लिमिटेशन पीरियड होती है कि अगर आपको किसी जजमेंट से कोई आपत्ति है कि वो उसमें कोई ऐसी एरर है जो कि अपरेंट है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, तो आप 30 दिन के अंदर जो है वो रिव्यू फाइल कर सकते हो। इसमें रिव्यू जो है वो तकरीबन 2 महीने के बाद जो है वो फाइल होती है। और इस रिव्यू फाइल करने से पहले कुछ लोग जो कि एग्रीव्ड थे वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके थे, उन्होंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी थी। हाँ। और स्टेट ने ये डिक्लेयर कर दिया, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इस जजमेंट को चैलेंज नहीं करेंगे बल्कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 2 महीने के बाद ऐसी कौन से हालात हो गए कि जो 2 महीने पहले जो है वो असेस नहीं हो पाए, जब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो उस टाइम पे भी गवर्नमेंट को पता था कि इसमें स्मॉल लैंड होल्डिंग्स वाले बंदे जो हैं वो भी बीच में आएंगे, सिटी डिवेलपर्स जो छोटी जगह के ऊपर हैं वो भी बीच में आएंगे। गवर्नमेंट को ये भी पता था कि जो गवर्नमेंट के मुलाजम हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एसीबी कर रहा था, एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा था, उसकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में शिफ्ट होनी है, डायरेक्शन हुई है। तो जब आप इम्प्लीमेंट करने की बात करते हो और उसके बाद आप फिर रिव्यू एक ऐसी फाइल करते हो कि जिसमें तीनों चीज़ें जो है जो आप लिखते हो वो चीज़ें तो आपको तब भी पता है जब आप कहते हो कि हमने जजमेंट इन टोटो इम्प्लीमेंट करनी है। सर साहब, एक चीज़ समझना चाहूँगा, रिव्यू पिटीशन में हमने पढ़ा बिल्कुल जो आपके ओपनिंग पैराग्राफ से, उसमें हुकूमत ये मानती है कि हाईकोर्ट के सामने ये कह रही है कि ठीक है आपने असंवैधानिक इसको कहा, हम मानते हैं असंवैधानिक है, हम ये मानते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में गलतियां हुई, हम ये भी मानते हैं, आपकी जजमेंट ने बहुत सारे गलत को सही कर दिया, हम ये भी मानते हैं। जब ये तीनों चीजें हुकूमत मान रही है, आप इस मानने को कैसे देखते हैं? ये अपने आप में कि एक हुकूमत, बिकॉज इस वक्त मामला ये नहीं है कि पास किसने कानून किया, मामला है हुकूमत का। गवर्नमेंट ये कह रही है कि मैंने ही कानून बनाया था और आज मैं ही मानता हूं ये कानून गलत है। ये स्टैंड कोर्ट में लेना, क्या आपको ये लगता है कि ये सही है? देखो, अगर तो आप मेरे से ये पूछते हो कि क्या जजमेंट पूरी की पूरी सही है, उसमें कोई खामियां नहीं है, गलतियां नहीं है, तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि जजमेंट में खामियां हैं। देखिए, इस जजमेंट में इनबिल्ट कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बड़ी अपरेंट हैं। मैं और पूछ रहा हूं कि गवर्नमेंट का ये मानना, मैं उसी का आंसर दे रहा हूं। ये कहना कि इसमें गलतियां हैं वो ठीक है, इसमें गलतियां हैं जजमेंट की, इसके लिए रिव्यू जो है वो बाकी लोग भी फाइल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि बाकी लोग भी रिव्यू फाइल करें, लेकिन ये रिव्यू पिटीशन जो गवर्नमेंट ने फाइल की है कोर्ट में, हेफाजतली ड्राफ्टेड पिटीशन है, जिसमें कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं बनाई हुई। जो ग्राउंड्स प्रोजेक्ट की हुई हैं उनमें इनहेरेंट कंट्राडिक्शन है। भाई, एक तरफ से आप ये कहते हो कि जो कोर्ट ने कहा कि रोशनी एक्ट जो है वो अल्ट्रा वायरस था, वो उसको शुरू से ही खत्म हो जाना चाहिए। जब आप ये कहते हो कि कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस है और फिर आप साथ में प्रेयर करते हो कि जिन लोगों को बेनिफिट मिला उसी एक्ट में उसमें से किसी कैटेगरी को बचा लो,
अब उसको बचा कैसे सकते हो? अगर वो अल्ट्रा वायरस है तो फिर बचेगा कुछ नहीं। क्लास डिफरेंस की इजाजत तो मुझे नहीं लगता और कॉन्स्टिट्यूशन देखिए देता है। फिर इसका मतलब है कि उस एक्ट को पहले आप इंट्रा वायरस करवाओगे। अगर वो एक्ट इंट्रा वायरस होगा तभी तो किसी को प्रोटेक्ट कर पाओगे। अगर वो एक्ट का कुछ प्रोविजन अल्ट्रा वायरस हो और कुछ प्रोविजन इंट्रा वायरस हो तो फिर आप आर्गू कर सकते हो कि इसको जजमेंट को रिव्यू करके कुछ को सेव कर लो, कि कुछ को निकाल दो। लेकिन जब आप ये कहते हो कि अल्ट्रा वायरस जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया वो ठीक है, वो अल्ट्रा वायरस होना ही चाहिए, जब वो अल्ट्रा वायरस होना ही चाहिए तो फिर तो आप क्या रिव्यू करोगे? फिर तो आप 1 इंच जगह जो है वो भी नहीं बचा सकते, क्योंकि 1 इंच जगह भी जो रेगुलराइज हुई है वो अल्ट्रा वायरस एक्ट के अंडर हुई है, जो कि पर से इलीगल है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो हाफ बेक्ड एफर्ट है गवर्नमेंट की रिव्यू करवाने के लिए, गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट ये प्लीड करती कि ये एक्ट जो डिक्लेयर हो गया अल्ट्रा वायरस, इस एक्ट को पूरे का पूरा अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था, बल्कि इसका कुछ इम्पैक्ट जो है, कुछ प्रोविजंस जो हैं वो अल्ट्रा वायरस हो सकते थे। जहां पे इस एक्ट को इलीगली इंप्लीमेंट किया गया उन एक्शंस को एनल किया जा सकता था। लेकिन जो मेन थ्रस्ट है गवर्नमेंट का, जो लास्ट आर्गुमेंट्स पे भी दिखा, पिछली आर्गुमेंट्स पे दिखा, वो ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनकी इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा था, उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई मत करे। देखिए, जब ये 9 तारीख को भी जब ये केस लगा, जब चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रही थी, उस दिन भी जब ये केस लगा, तब भी ये प्लीड किया गया गवर्नमेंट की साइड से कि हमारे को अर्जेंसी ये है कि सीबीआई ने एक्शन करना शुरू कर दी है और उससे बड़ी हेरेसमेंट हो जाएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। तो क्या इंटेंशन ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है जिनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अब एसीबी से लेके सीबीआई को दे दी है, उनको बचाने की कोशिश है? इसमें कौन से गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के दायरे में आ रहे हैं? एक बार इसको सोचने की जरूरत है। कौन कौन से बड़े ऑफिसर हैं कि जिनके लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो अब शिफ्ट होगी सीबीआई में? क्या उसमें गुलमर्ग लैंड स्कैंडल केस का कुछ लेना देना है? ये आप लोगों का सोचना है। इस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले आपसे समझना चाहूंगा कि अगर हम इसी रिव्यू पिटिशन की बात करें, इस रिव्यू पिटिशन में बात ये की गई कि लैंडलेस कल्टिवेटर्स और साथ में जिन लोगों ने एक आधा मकान रोशनी के तहत ज़मीन लेकर रेगुलराइज कराया है, उन लोगों को इस जो जजमेंट से बाहर निकाल दिया जाए, ये गुजारिश की गई है। दूसरी तरफ ये कहा गया है लैंड ग्रैबर्स और बाकी तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये तो स्टैंड है जम्मू कश्मीर की सरकार के रिव्यू पिटिशन में। लेकिन एसएलपी लेकर जो लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे हैं, वहां पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उन लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि पिटिशनर्स जो ग्राउंड्स लेकर आए हैं, उनसे ये महसूस होता है कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं, ये लोग उन लैंड ग्रैबर्स में नहीं है। अब मुझे पहले तो आप ये बताइए, क्या संविधान आपको इजाजत देता है कि आप क्लास डिफरेंस करें? क्या संविधान आपको इजाजत देता है कि आप अमीर और गरीब एक कानूनी प्रावधान से बाहर निकाल दें कि जनाब गरीबों के खिलाफ तो आप कोई कार्रवाई ना करें, आप उनको छोड़ दें जिन्होंने आपको रोशनी एक्ट की जो असल मंशा थी, उस मंशा के ऐन मुताबिक करोड़ों रुपया आपकी चेस्ट में डिपॉजिट करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, क्योंकि उनके 5 करोड़ बनते थे और उन्हें 1 करोड़ दिया। अब ये जानना चाहता हूं, क्या संविधान इस चीज की इजाजत देता है? क्योंकि इस रिव्यू पिटिशन में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आपने क्लास डिफरेंस किया है। आपने कहा है गरीबों को छोड़ दो, लेकिन जिन्होंने पैसा डिपॉजिट कराया उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करो। देखिए, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, वो जस्टिफाइड है। मैं आपको रीजन बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए हैं पिटीशन लेके आज तक जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन है, वो लोग हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज जो है, जिनके ऊपर लीज होल्ड राइट्स उनके एग्जिस्ट करते थे। जब रोशनी एक्ट आया तो वो लेसीज थे जगह के, जिनको कि गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स थी या लीजेस उनके फेवर में एग्जीक्यूट हुई थी, और वो सबसिस्टिंग लीज थी। अब उन्होंने एज ए लेसी दे कुड हैव हेल्ड द प्रॉपर्टी, वो तो लेसी के तौर पे काम कर सकते थे, ले सकते थे प्रॉपर्टी को, रिटेन कर सकते थे। बट जब रोशनी एक्ट आ गया तो उन्होंने अपनी लीज होल्ड राइट्स जो है उसको एक्सटेंड नहीं करवाया, उसको कंटिन्यू नहीं किया। उन्होंने रोशनी में एक्ट अप्लाई किया, पेमेंट देके उन्होंने जगह अपनी रेगुलराइज करवा दी। उन लोगों के लिए सॉलिसिटर जनरल का कहना कि ये लैंड ग्रैबर्स नहीं हैं बल्कि इनके लीगल राइट्स हैं, वो दैट इज रिलेटेबल टू देयर पोजीशन एज लेसी एट द टाइम व्हेन द रेगुलराइजेशन हैज टेकन प्लेस। रोशनी को आप 2-3
तरीके से आप देखने की कोशिश करो। रोशनी एक्ट में उन लोगों के लिए जगह को रेगुलराइज करना जिनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट्स थे ऑफ पोजीशन ओवर द लैंड, वो लेसी के तौर के ऊपर होंगे, वो किसी अलॉटमेंट के थ्रू होंगे, किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू होंगे, वो अलग बात है। वो लीगली दे वर इंटाइटल्ड टू कंटिन्यू विद द पोजीशन, जो पोजीशन उन्होंने अल्टर कर दी रोशनी आने के बाद। दूसरी रोशनी एक्ट में वो क्लास है कि जो गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर इंक्रोचर्स थे, जिनको रोशनी एक्ट ने कहा कि अगर आप लैंड के ऊपर इंक्रोचर हो, गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर इंक्रोचर हो, तो आप अपना पोजीशन जो है वो रेगुलराइज करवा सकते हो। टू सिचुएशंस। नंबर थर्ड सिचुएशन वो सिचुएशन है कि जिसमें जो लोग जो हैं वो फॉरेस्ट की जगह के ऊपर बैठे हुए थे और उस फॉरेस्ट की जगह के ऊपर उसको कन्वर्ट करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंटरपोलेशन करके फ्रॉड करके फॉरेस्ट की जगह को रेवेन्यू की जगह बताया, नजूल की जगह बताया गया और फिर जगह को रेगुलराइज कर दिया गया। तीन ये कैटेगरी होगी। चौथी कैटेगरी जो अखबार में शाया हुई है वो उन लोगों की है कि जो रोशनी में भी जिन्होंने अपनी जगह रेगुलराइज नहीं करवाई और जो आज के दिन में भी रेवेन्यू की लैंड के ऊपर बैठे हुए हैं बगैर रोशनी के बेनिफिट लिए हुए। अब ये चार कैटेगरीज ब्रॉडली जो है वो सामने आती हैं। इसमें जो कैटेगरी 1 है ये उन लोगों की है जिनके पास लीगल पोजीशन था। हालांकि रोशनी एक्ट जो है वो कहता ही यही है कि जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है उनको हमने रेगुलराइज करना है, लेकिन रोशनी एक्ट के चलते हुए जो लीगल ऑक्यूपेंट्स थे, जो लेसीज थे प्रॉपर्टीज के, उनके राइट्स भी रेगुलराइज हुए। तो सॉलिसिटर जनरल ने जब ये कहा कि ये लोग जो हैं ये लैंड ग्रैबर्स नहीं हैं, इनका पोजीशन लीगल है, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट द पर्सन्स जो कि लेसीज थे, जिन्होंने लीज होल्ड राइट्स को कन्वर्ट करके रेगुलराइजेशन करवाई। ही कैनॉट से द सेम थिंग फॉर द पर्सन्स हु वर इन इलीगल ऑक्यूपेशन, जो इनक्रोचर्स थे। अब उसने कहा कि इनक्रोचर्स के लिए हम कोई जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं देते, इनक्रोचर्स को हम कोई बेनिफिट नहीं देंगे, इनक्रोचर्स के खिलाफ एक्शन होगी, लेकिन जो लीज होल्ड राइट्स के जो लेने वाले हैं जब तक कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही पूछा, सॉरी मैं एक चीज भूल जाऊंगा, जो आपने कहा कि क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है बिटवीन रिच एंड पुअर, क्लासिफिकेशन हो सकती है बिटवीन अर्बन एंड रूरल, क्लासिफिकेशन हो सकती है। कानूनी हिसाब से ये क्लासिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल है। एन इंक्रोचर विल बी एन इंक्रोचर वेदर ही इंक्रोचेस 1 कनाल ऑफ लैंड और ही इंक्रोचेस 100 कनाल्स ऑफ लैंड। अगर आप इलीगल बेनिफिट देते हो तो वो प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होगी। हालांकि मैं ये जरूर चाहूंगा, लेकिन क्या संविधान हमको क्लास डिफरेंस की इजाजत देता है? देखिए मैं वही कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्लास डिस्टिंक्शन करना इस हिसाब से कि इंक्रोचर, बड़ा इंक्रोचर कौन है और छोटा इंक्रोचर कौन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो शायद पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन कोई बीच का रास्ता देखने की कोशिश जो है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूर है, जेके एडमिनिस्ट्रेशन की जरूर है कि कोई बीच का रास्ता ऐसा निकल आए कि जिससे जो गरीब आदमी है, जिसने जेन्युइनली रेगुलराइजेशन करवाई है, जिसका इस एक्ट के बनाने में कोई हाथ नहीं था, जिसका इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन में कोई हाथ नहीं था, लेकिन जिसने बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसिस और बिकॉज ऑफ द एक्ट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसने जेन्युइनली अप्लाई कर दिया और उसके पास कोई बड़ी लैंड नहीं है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो रेवेन्यू जो एग्रीकल्चर लैंड है, सपोज रूरल एरिया में किसी आदमी ने अगर 5 कनाल या 10 कनाल जगह जो है वो रेगुलराइज करवाई अपने नाम के ऊपर, तो यू कांट से कि एक्ट इसलिए बना था कि इस आदमी को बेनिफिट इलीगल देने के लिए बना था। अब उस 5 या 10 कनाल जगह को रेगुलराइज करवाने के लिए भी उसने पैसा कहाँ से लाया होगा, कितनी मुश्किलों से लाया होगा, वो एक अलग बात है। दूसरी बात मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट की रियलाइजेशन, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी हैं। हमने एक बार पहले भी बात की थी, मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी हैं रोशनी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में ये भी बात आती है कि जिन लोगों ने जगहों को रेगुलराइज करवाया है उनमें से ज्यादातर जगह जो है वो बिक चुकी हैं आगे, और काफी लोगों में बिक चुकी हैं। जिन्होंने 100 कनाल जगह रेगुलराइज करवाई है, वो 100 कनाल के ऊपर 100 प्लाट बन के या 200 प्लाट बन के वो जगह बिक चुकी हैं। आज वहां पे 200 फैमिलीज रहती हैं, 100 फैमिलीज रहती हैं। जिन लोगों ने, बाकियों ने जगह अपनी अलॉट करवाई, चाहे वो रूरल में होगी, अर्बन में होगी, उस प्रॉपर्टीज के ऊपर बिल्डिंग्स बन गई या कुछ और कोई काम कर लिया और उसके लिए बैंकों से लोन ले लिए। आज के दिन में अगर इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट एज इट इज किया जाता है
तो गवर्नमेंट ने एक पोजीशन लेना है। अब पोजीशन किससे लोगे? जिसके नाम पे रेगुलराइजेशन हुई थी उसके पास तो पोजीशन है नहीं। ठीक। मैं ज्यादातर केसेस की बात कर रहा हूं, उसके पास तो पोजीशन है नहीं। आप पोजीशन वापस लोगे तो जिसने रेगुलराइज करवाई उसको तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उसको तो फायदा, आप तो उसको एडिशनल पैसे दे रहे हो। और जो वहां पे बैठा हुआ है, जिसने जेन्युइनली जगह को परचेज किया है, आप इस चीज को समझिए, उसने कोई क्राइम नहीं किया। ठीक। जब रेगुलराइजेशन का ऑर्डर जो है वो स्टेट के द्वारा पास किए गए एक्ट के अंडर हुआ, अगर मैंने किसी ऐसे आदमी से जगह खरीदनी थी जो कि रेगुलराइज जिसकी जगह हुई थी, तो उसके पास लीगल टाइटल था, मैंने उससे जेन्युइनली जगह खरीद ली। आज मेरी प्रॉपर्टीज अगर वापस जा रही हैं इस जजमेंट से, बगैर मेरे को सुने हुए, बगैर मेरे को पूछे हुए और बगैर मेरे कसूर के, तो ये एक सिचुएशन जो है, ये डिफिकल्ट सिचुएशन जो है ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक। अब और बैंकिंग सेक्टर में काफी नुकसान इससे होगा। बड़े बैंक्स जो हैं उनको भी होगा, लेकिन स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, जिन्होंने छोटे लोन दिए हुए हैं एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर या छोटे जगह पे घर बनाने के लिए, रूरल में घर बनाने के लिए, वो भी डूबेंगे। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की साइड से इसमें दो प्रॉब्लम्स को हमको समझना पड़ेगा। लीगल डिफिकल्टीज, लीगल इंटरप्रिटेशन की डिफिकल्टीज एक साइड पे और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज दूसरी साइड पे। इन दो के बीच में रास्ता बनाने की कोशिश सरकार की जरूर है कि उसके बीच में से कहीं रास्ता बन जाए जिससे हम कुछ लोगों को बचा सके जिनकी की जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी होंगी। लेकिन ये कहना कि हम, एक तो उन्होंने कहा कि अर्बन एरियाज में जिसके पास अपना कोई घर नहीं है उसने जगह लेके घर बना दिया, उसको छोड़ दो। अब अगर ये कैटेगरी आप ऐसे बनाओगे तो फिर बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाएगी, फिर सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने आसान हो जाते हैं कि हमारे पास और कोई जगह नहीं है, यही है। और रूरल में स्केल, मैं लास्ट में कहूंगा, रूरल में गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन में कहा कि हम स्केल फ्यूचर में डिसाइड करेंगे। मतलब आप कोर्ट के पास जाते हो रिव्यू लेके और आप कहते हो कि फ्यूचर में हम डिसाइड करेंगे कि रेवेन्यू जो रूरल वाली जगह है उस पर 10 कनाल रेगुलराइज हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, किस रेट पे हो सकती है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ये डिफिकल्टी क्रिएट करता है। सर साहब एक और चीज़ समझना चाहूँगा आपसे। किसानों को ये रोशनी एक्ट के तहत उन्हें ये हुकूमत ने एक रोशनी एक्ट में एक प्रावधान दिया था 2007 में। उन्होंने कहा आप 100 रुपया फी कनाल के हिसाब से पैसे डिपॉजिट कराएं, आपकी जो खेतीबाड़ी की ज़मीन है रेगुलराइज होगी क्योंकि गरीब किसान है। अब असल मकसद इस कानून का ये था कि इससे करोड़ों रुपया जमा करके बिजली के पन बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने थे। मुझे ये बताइए, जिस आदमी ने सरकार की चेस्ट में करोड़ों रुपया डिपॉजिट कराया, उसको आज आप इलीगल बेनिफिशियरी, उसको आज आप लैंड ग्रैबर कह रहे हो, और उसकी जगह छोटा गरीब किसान जिसने 100 रुपया देकर एक कनाल रेगुलराइज कराया, उसको आप कहते हो उसको हम बेनिफिट देंगे। और उसके बाद इसके पीछे आप पर्सपेक्टिव में ये रखिए कि इस पूरे कानून को असंवैधानिक डिक्लेयर किया गया है। असंवैधानिक कानून में क्या आपको नहीं लगता कि रिव्यू पिटीशन के जरिए सरकार ये कह रही है इसका कुछ पोर्शन संवैधानिक कर दीजिए, आप कुछ पोर्शन असंवैधानिक ही रहने दीजिए? क्या इस तरह की कोई जजमेंट आ सकती है कहीं से? अगर तो गवर्नमेंट ये कहती कि इसका कुछ पोर्शन संवैधानिक कर दो, कुछ पोर्शन जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दो, तो हमारे को समझ भी आता था। फिर समझ भी आता है कि गलती कहीं पे है जजमेंट में, कि इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ है, तो यू कैन गो टू द कोर्ट एंड से कि जनाब ये डिफिकल्टी, हालांकि वो रिव्यू के दायरे में आएगा। इसका एक डिस्प्यूटेड प्रोपोजिशन है क्योंकि रिव्यू में सिर्फ एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, जो पढ़ के जजमेंट आपको लगता है कि इसमें गलती है वही ठीक होगी। दूसरा, ये आपकी बात ठीक है कि जिन लोगों ने जेन्युइनली इसमें जगह रेगुलराइज करवा दी उनका क्या कसूर है, और जिन्होंने पैसे ज्यादा दिए, अब देखें इसमें जेन्युइन कौन है और इनजेन्युइन कौन है, इसके ऊपर बड़ी चर्चा की जरूरत है। एक और चीज, ये मुझे लगता है पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा होगा कि एक जगह एक आदमी को आप कह रहे हो कि तू लैंड ग्रैबर है, तू एनक्रोचर है, तुझे हम 1 करोड़ वापस भी देते हैं लेकिन तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये कभी हुआ है कि हुकूमत ने पैसे भी वापस दिए हो फिर अगले को कहा हो तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे? देखिए, दो चीजें हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब ये एक्ट बना था 2001 में, तो इस एक्ट बनाने के पीछे जो स्टेटेड ऑब्जेक्ट था वो ये था कि हमारे को पैसा इकट्ठा करना है पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। 25,000 करोड़ रुपया कहा गया कि हमको मिलेगा।
25,000 करोड़ रुपया लैंड्स की वैल्यू नहीं थी। 25,000 करोड़ रुपया उस स्केल डाउन से इनको मिलना था। मतलब किसी जगह की कीमत अगर 100 रुपया है तो 30 रुपए ही लेने थे। उस 30 रुपए ने भी 25 करोड़ रुपया, 25,000 करोड़ बनना था। बना तो नहीं, बना तो 76 करोड़। बिल्कुल। अब क्यों बना? देखिए 2001 का जो स्टेटेड ऑब्जेक्ट था, 2007 में जब गवर्नमेंट आई तो उस टाइम पे आजाद साहब थे। आजाद साहब के टाइम के ऊपर ये किया गया कि जितनी भी रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर लैंड है वो 100 रुपए कनाल के हिसाब से बेच दो। ठीक। तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो पावर प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेना नहीं रहा। ये जो ऑब्जेक्ट हो गया कि पावर प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं लेना है, जगह का वितरण मुफ्त में करना है। और इस 100 रुपए कनाल का बेनिफिट क्या किसानों को मिला, या किसानों के देश में उसकी आड़ में किसी लैंड ग्रैबर्स ने, किसी कॉलोनाइजर्स ने, किसी पॉलिटिकल पर्संस ने, उन्होंने इसका रियल बेनिफिट लिया। और अगर आप लिस्ट निकालोगे उन लोगों की जिन्होंने 100 रुपए कनाल का बेनिफिट लिया है तो यू विल बी स्टार्टल्ड कि ये 100 रुपए बेनिफिट जो है वो कहां जा रहा है। किसान कौन कौन बन एक तो किसान कौन बना, दूसरा बड़ी ऐसी सिचुएशंस जहां पे किसान जो है वो उसका नाम है कि उसने रेगुलराइज करवाया 100 रुपए के हिसाब से, वो एग्जिस्ट नहीं करता, पीछे कोई और एग्जिस्ट करता है। उस किसान के पीछे जो खड़ा है, जो लबादा पहन के, काला लिबादा पहन के, जिसकी शक्ल हमको नजर नहीं आती, पैसे खर्चने वाला कोई था, नाम आगे किसान का रखा और बाद में वही प्रॉपर्टियों के ऊपर कॉलोनियां बन गई। अब कितनी प्रॉपर्टी हैं जो रेगुलराइज हुई हैं जिनके ऊपर कॉलोनीज बनी, इसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज के बारे में हमको चिंतित होने की जरूरत है कि कौन से पुलिस ऑफिसर्स, कौन से रेवेन्यू के ऑफिसर्स, कौन से एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं जिनको बचाने की कोशिश है कि जनाब वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाएं, वो एंटी करप्शन ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन में ही रहें। यस सेठ साहब, रिव्यू पिटिशन अगर आपने पढ़ी होगी, मैंने रिव्यू पिटिशन पढ़ी, एक बड़ी हैरान करने वाली चीज है कि हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है, असंवैधानिक आपके एक्ट को करार दे दिया गया, एब इनिशियो करार दे दिया गया है। वहां सरकार रिव्यू पिटिशन में ये लिखती है कि जनाब एसीबी ने जो ऑलरेडी पड़ताल की हुई है वो मामले सारे जो है एसीबी को वापस भेज दिए जाएं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिस मुलाजिमीन जो हैं उनके पास बड़ी टेक्निकल नो हाउ है, वो सीबीआई की मदद करेंगे और सीबीआई इसमें जी हमें इन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है, सीबीआई के पास इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। इसलिए आप हुकूमत को मौका दें, हुकूमत डिसाइड करेगी कि क्या मैकेनिज्म इसमें अडॉप्ट करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि ये जो चीजें इसमें रिव्यू पिटिशन में लिखी गई हैं, सेठ साहब आप यू आर एन एक्सपर्ट इन ऑल दी इन दिस सब्जेक्ट, मैं आपसे अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, क्या ये स्टेट के केस को हाई कोर्ट के सामने कमजोर करेगा या स्टेट के केस को मजबूत करेगा? देखो, डायरेक्शन में ये था कि जो पेंडिंग केसेस है इन्वेस्टिगेशन की, जिसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी है, वो सीबीआई के पास जाएंगे एंटी करप्शन ब्यूरो से। उसका एक रीजन है जो जजमेंट में दिया हुआ है रीजन की, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इतने सालों से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको केसेस को कंक्लूड नहीं करते हैं। इतने सालों से केसेस पेंडिंग हुए हैं, कब से 15 साल 10 बार 12 साल 15 साल से केस पेंडिंग है एंटी करप्शन ब्यूरो के, जो आज इनको लगता है कि बड़ा कॉम्पिटेंट है, उन्होंने केस डिसाइड नहीं किए हैं, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं की। कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करके कोर्ट में गई है और कोर्ट ने कहा है कि इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो कोई गलती निकाल के। अब एंटी करप्शन ब्यूरो से अगर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास जाती है तो किसको नुकसान होता है? अब आप कहते हो कि सीबीआई के पास एक्सपर्टी नहीं है, तो एक्सपर्टी नहीं है तो कोर्ट का दूसरा पार्ट है जजमेंट का जिसमें कहा है कि फ्रेश केसेस सीबीआई रजिस्टर करेगी, तो उसमें तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई होगी, तब उनके पास एक्सपर्टी कैसी होगी? और सीबीआई को अगर एक्सपर्टी की जरूरत होगी तो सीबीआई जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ऑफिशियल्स को ला सकते हैं जो कि उनकी हेल्प कर सकें। ऐसी जो है कोशिश है कि किसी तरह से सीबीआई जाने से रुक जाए ये इन्वेस्टिगेशन, उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, क्या हाईकोर्ट अपने ऑर्डर को रिवर्स करेगी कि आपने सीबीआई को काम करने के लिए कह दिया? सीबीआई ने एक आधी रिपोर्ट भी जो है हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दी है, तो सेठ साहब हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट फाइल करो डे टू डे बेसिस के ऊपर। जो ये एप्रीहेंशन है कि सीबीआई में जाने से इन्वेस्टिगेशंस डिले हो जाएंगी, मुझे लगता नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट उसकी मॉनिटरिंग करेगी।
दूसरी बात ये कहना हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि हाईकोर्ट अपनी जजमेंट के बारे में क्या फैसला करेगी, क्योंकि वो तो हाईकोर्ट का अधिकार है कि सुनने के बाद वो क्या फैसला करती है कि रिव्यू चलेगी नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो किस कंडीशन पे चलेगी, और कंडीशंस अगर चेंज करनी है तो क्या होनी मैंने है। तभी आपसे पूछा कि आपने ये रिव्यू पिटिशन पूरा पढ़ा होगा। सेठ साहब, आप भी आंक सकते हैं इस रिव्यू पिटिशन को। मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन जो चीजें मुझे नजर आई कि एक तो आपने क्लास डिफरेंसेस में किया, नंबर 2 आप जो है हाई कोर्ट के सामने सजेशन ये दे रहे हैं कि एक असंवैधानिक, ठीक है जी आपने कह दिया असंवैधानिक ये एक्ट है, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हम मानते हैं, लेकिन हमें इसी असंवैधानिक एक्ट में रिलीफ चाहिए। उसके बाद फिर आप आगे कहते हैं कि सीबीआई से आप सारे मामले वापस लेकर एसीबी को दे दें। फिर आप आगे ये कहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट मदद आपकी करेगा। आपको लगता है कि जिस समय कोर्ट के सामने इस रिव्यू पिटिशन को सुना जाएगा, जब इस पर चिंतन मंथन होना शुरू हो जाएगा, मैं आपकी असेसमेंट समझना चाहता हूं इस रिव्यू पिटिशन अगर को। आप मेरी असेसमेंट चाहते हैं इसमें, तो मैं आपको ये कहूँगा कि जिसने भी ये फैसला किया कि रिव्यू पिटिशन फाइल करनी है हाई कोर्ट में, वो फैसला लेने वाला आदमी, व्यक्ति, उसको जो है वो एनालिसिस करने से पहले जितनी उसको कंसिडरेशन करनी चाहिए थी, जितनी उसको ग्राउंड के ऊपर वर्क करना चाहिए था, जितना उसको समझना चाहिए था फैक्ट्स के बारे में और कानून के बारे में, जितना उसको समझना चाहिए था कि इस रिव्यू पिटिशन फाइल करने का इम्पैक्ट क्या होगा, जितना उसको ये समझना चाहिए था कि आपकी रिव्यू पिटिशन फाइल करने से जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, उसने उतना काम नहीं किया है। और ड्राफ्टिंग जिस तरीके से हुई है, इतनी बड़ी लिटिगेशन में आप 4 या 5 पेज की रिव्यू पिटिशन डालते हो, और जिसमें टोटल 5 या 6 पैराग्राफ हैं, जिसमें आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, ये दिस इज अनहर्ड ऑफ। और ये क्यों किया गया है, ये भी एक चिंता का विषय है। नॉर्मली ऐसे काम जो है इतने सीरियस मसलों में देखने के लिए नहीं आते हैं। रिव्यू पिटिशंस फाइल होती हैं, लेकिन जिस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एक्ट की जो है वो डिक्लेयर कर दिया हो उसको अल्ट्रा वायरस, उसमें रिव्यू पिटिशन इस तरह की फाइल नहीं होती हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। दूसरा ये कि कहीं ये एप्रीहेंशन लोगों के दिमाग में, आम आदमी के दिमाग में, जो भी रिव्यू पिटिशन पढ़ता है, हमने भी पढ़ी है, बिकॉज आई हैव बीन द काउंसिल आल्सो इन द केस, उसमें ये चीज़ की ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब उसके पीछे रीज़न क्या होगा मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर जो है डिफ़िकल्ट यूनियन टेरिटरी है, जो भी रीज़न हो, लेकिन अपरेंटली लगता ये है कि इसके पीछे जो मंशा है वो मंशा नहीं है जो रिव्यू पिटिशन बताती है। एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2019 आपकी सरकार का, केंद्र सरकार का ये वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि अब आपको साफ सुथरा सिस्टम दिया जाएगा, और यूनियन टेरिटरी हमने इसलिए इसको बनाया है ताकि वो तमाम लोग जिनकी वजह से सिस्टम करप्ट हुआ, जिन लोगों ने यहाँ के सिस्टम को कमज़ोर किया, उन सभी लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार आपकी रोशनी के केस में, आपने रोशनी के केस की जब जजमेंट आई तो कविंदर गुप्ता जी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हो गई जी, क्या कहते हैं, लैंड जहाद के ऊपर हमारी सर्जिकल स्ट्राइक है। अब लोग ये कहने लगे हैं कि जनाब जब लिस्टें बाहर आई तो मामला पता चला कि इसका तो पॉलिटिकल फॉल आउट हमारे ऊपर होगा, तो बेहतर है फ़ौरन जल्दी जल्दी चले जाइए और क्या कहते हैं अपनी जान बचाइए। क्या ये हकीकत है? और दूसरा, ये जिन ऑफिसरों को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये आप ही के कार्यकाल में, क्योंकि इस समय तो केंद्र की सरकार यहाँ पर है, तो आप ही के कार्यकाल में ये भी हो रहा है, तो फिर वो जो साफ शासन की बात आप करते थे वो कहाँ है? देखिए, आप तो अपनी बात से ही मुकर रहे हैं। आपने तो इंटरव्यू जब लिया तो आपने शुरू किया कि आप बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता से बात नहीं कर रहे हो, आप तो एडवोकेट से कर रहे हो। आप मुझे अब एडवोकेट से फिर जो है चीफ स्पोक्स पर्सन पे ला रहे हो। एनीवे, आई विल टेक दिस। देखें, जब एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन, अब मैं 5 अगस्त 2019 के बाद की बात करूंगा, एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह की चेंजेस की गई वर्क कल्चर में एंड वर्किंग स्टाइल में, उसमें ये कहना जो है मेरे लिए गलत नहीं होगा कि हमने काफ़ी हद तक जो है ट्रांसपेरेंसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में लाई है। करप्शन के केसेस कम हुए हैं। मैं रजिस्टर्ड केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करप्शन के केसेस की बात कर रहा हूँ। करप्शन लेने के मसलों में जो है वो कमी आई है। 100% अगर आप कहोगे कि जम्मू कश्मीर जो है करप्शन फ्री हो गया, मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। वो होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबल है इस मसले में।
अगर डिले जो है वो करप्शन फ्री सोसाइटी हमारे को बनाने में आ रही तो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी की ज़रूर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो बाकी लोग काम करने वाले, ये वही लोग हैं जो इतने दशकों से काम करते रहे हैं जम्मू कश्मीर में और जिन्होंने इस माहौल को खराब किया है, सिस्टम को बिगाड़ा है। कागजों पे कानून चेंज करने से लोगों के मन को चेंज करना जो है वो पॉसिबिलिटी इतनी आसान नहीं होती। कोशिश करने की जरूरत होती है, कोशिश चल रही है। कानून में चेंज आई है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आई है, लोगों के मन को भी चेंज करने के लिए कोशिश जो है, प्रयास जो है वो प्रयास चल रहा है। करप्शन जो जम्मू कश्मीर की सोसाइटी में अपना घर कर चुकी है इन 7 दशकों में, इसको ख़त्म होते होते जो है वो वक्त लग सकता है। कोशिश जो है वो सीरियसली होनी चाहिए और कोशिश जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में उस कोशिश को कंटिन्यू कर रही है कि करप्शन जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, और कोशिश जो है वो ऑनेस्ट है और कंटिन्यूस है। मैं इतना कह सकता हूँ। देखिए, रोशनी एक्ट में अगर लिस्टें आती हैं तो उस लिस्टों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम भी आए हैं, हमारे फॉर्मर एमएलएस के नाम भी आए हैं। बड़े ऐसे बंदे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनके नाम भी आए हैं। किसी को छुपाने की ज़रूरत नहीं है हमारे को। वी आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग। अगर किसी का नाम आएगा तो आएगा, अगर किसी की किसी जगह पे इन्वॉल्वमेंट होगी तो दैट सिचुएशन ही हैज़ टू फेस। रोशनी एक्ट की जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन किसी पार्टी विशेष को टारगेट करने के नहीं है। मैं आपको सीधे सी बात बता देता हूँ, ये हमारी किसी पार्टी को टारगेट करने की बात नहीं है कि रोशनी एक्ट की जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन जो है हम कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू टारगेट। नो, हम नहीं कर रहे। अब आप लोगों ने जो काम किए हैं वो सामने आ रहे हैं। भाई, आपने गलतियां की हैं, हम आपकी गलती की वजह से आपकी पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़े हम नहीं चाहते, लेकिन आप ही चाहते हैं। आपने काम ही ऐसे किए हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। शेर साहब, एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई एक नया संवैधानिक प्रावधान, या अगर संवैधानिक नहीं तो किसी एक नए एक्ट या कोई नया लेजिस्लेशन लेकर आना पड़ेगा जिस लेजिस्लेशन से कम कोई वे आउट निकले? क्योंकि जो रिव्यू पिटिशन है उसको देखकर तो साफ तौर पर ये लगता है कि सरकार के पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि किस तरीके से इंश्योर किया जाए कि जो जेन्युइन लीज होल्डर्स हैं, जो गरीब किसान हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो वाकई जिन्होंने रोशनी में अपना हार्ड अर्न मनी देकर जिन लोगों ने ज़मीनें रेगुलराइज कराई हैं, उनके लिए कोई वे आउट निकाला जाए। क्या आपको लगता है कि कोई जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें जो आखिरी क्लॉज है, क्या वो एक वे आउट हो सकता है, या आपको लगता है कि कोई एक नया कानून लाने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे लगता है जुनैद साहब, आप जर्नलिज्म को छोड़ के वकालत पे आ जाइए, क्योंकि ये पॉइंट जो है मेजरली आर्गू होने वाला है रिव्यू पिटिशन में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट को अल्ट्रा वायरस एक्ट होने के बाद भी किसी को बचाना है, या उनको लगता है कि हार्डशिप के कुछ केसेस है, तो गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो लेजिस्लेट करके उस ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते थे कि वो बचा सकते हैं। दिस कैन बी आर्गूड इन रिव्यू पिटिशन। ये पॉइंट आर्गू करने वाला है रिव्यू पिटिशन में। इसके ऊपर क्या फैसला होना है ये तो हाईकोर्ट बताएगी, लेकिन एक्ट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने से अगर आपने रोकना है, अगर आप उसको इंट्रा वायरस डिक्लेयर नहीं करना चाहते, तो फिर गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन बचती है कि एक्ट के अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होने के बाद भी आप कुछ क्लासेस को अगर बचाना चाहते हो तो यू हैव द लेजिस्लेटिव पावर टू डू। अब आप करोगे, उसके बाद हाईकोर्ट उसको दोबारा स्क्रूटनी करेगी, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन जो आप रिव्यू पिटिशंस डाल रहे हो, अब इस रिव्यू पिटिशन, गवर्नमेंट की जो रिव्यू पिटिशन है वो हाफ बेक्ड है, लेकिन बाकी लोग जो रिव्यू पिटिशन डालेंगे उनकी रिव्यू पिटिशन जो है वो बेहतर तरीके से बनाई होंगी। कुछ रिव्यू पिटिशन हाईकोर्ट में फाइल भी हुई हैं। जो रिव्यू पिटिशन हाईकोर्ट में फाइल हुई हैं, मैंने उनको भी देखा है और उस पर अच्छा काम हुआ है। उसमें पॉइंट्स जो रेज किए हैं वो वाकई ही वो पॉइंट ऐसे हैं कि जिसके ऊपर जो है हाईकोर्ट को विचार करना पड़ेगा कि क्या जजमेंट को दोबारा सोचने की उसके ऊपर ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन मंशा गवर्नमेंट की, मैं आपको फिर बताऊंगा, मैं एक चीज़ पे तो एग्री नहीं करता हूं कि जो मुलाजमीन को एंटी करप्शन ब्यूरो में वापस लेके आना है सीबीआई से,
उस पे मेरी इत्तेफाक राय नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है। लेकिन ये कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की कि कुछ गरीब आदमी, कुछ जेन्युइन आदमी अगर इस जजमेंट के दायरे से बचाए जा सकते हैं तो उनको बचाना चाहिए। फिर से मुझे जाना लगता चाहूंगा है कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ मंशा ठीक है, नहीं, लेकिन जैसे उसको आप कार्य करने जैसे का तरीका अलग हो सकता एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट आ चुका है, जेन्युइन सिर्फ गरीब है और जो बेचारा अमीर है वो जेन्युइन नहीं हो सकता है। देखिए भाई साहब, मैंने अमीर और गरीब की बात नहीं कही, मैं अपने वर्ड्स को बड़ी ध्यान से चूज करता हूँ। मैंने आपको कहा कि अगर गवर्नमेंट की मंशा है कि किसी जेन्युइन आदमी को प्रोटेक्ट करना है, किसी ऐसे आदमी को प्रोटेक्ट करना है जिसका इस एक्ट को बनाने में कोई हाथ नहीं था, जिसकी वजह से, मैं अगर साफ करूं तो जिसकी वजह से ये एक्ट नहीं बना, जिसको बेनिफिट देने के लिए एक्ट डायरेक्टली उसको बेनिफिट देने के लिए करप्ट माध्यम से नहीं बना, तो उसको बचाने की अगर गवर्नमेंट की मंशा है तो इसमें मुझे गलती नहीं दिखती है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ऐसी बात है कि कुछ लोग जो है जो अनविटिंगली या जो लोग बगैर अपने किसी कसूर के इस सिचुएशन की जद में आ गए हैं कि उनको भी अपनी जगह से हाथ धोना पड़ सकता है, तो वो एक कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से जेन्युइन कोशिश अगर होती है तो मुझे लगता है कि उस चीज का स्वागत करना चाहिए। एक और चीज सेठ साहब, कठुआ, सांबा, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी और ये डोडा और भद्रवाह, इनके पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग, जिन लोगों ने ज़मीनें अपनी रेगुलराइज कराई हैं रोशनी एक्ट में, वो ये पूछते हैं कि जनाब ठीक है, हाई कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आ गया कि जनाब ये जो एक्ट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मगर वो ये सवाल पूछते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि आपने एक आदमी को मुजरिम कह दिया, आपने एक आदमी को चोर कह दिया, आपने उसको तो सुना ही नहीं। क्या आपको लगता है कि जब एसएलपी पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी, ये मामला जो है इसको कैसे जो है आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ले सकती है? और इसमें एक इशू ये जरूर रहेगा और मुझे लगता है कि मेजरली ये पॉइंट भी एजिटेट होगी, चाहे वो रिव्यू पिटीशन में होगी या एसएलपी में होगी, क्योंकि एसएलपी भी पेंडिंग है कि जब हाईकोर्ट ये फैसला करती है, क्योंकि आप एक चीज को याद रखिए कि 2018 में ये एक्ट पहले ही खत्म हो चुका है, ये एक्ट तो रिपील हो चुका है। जब ये एक्ट 2018 में रिपील हो चुका है और अगर गवर्नमेंट जो हाईकोर्ट का जो ये डिसीजन कि ये एक्ट अल्ट्रा वायरस है, जब ये फैसला करती है और उस फैसले का इंपैक्ट ये है कि आपको पोजीशन वापस लेना है, जो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन भी दी, तो फिर जिन लोगों से पोजीशन वापस लेना है उनका राइट ऑफ हियरिंग कहाँ है? जैसे मैंने आपको पहले ही ये कहा कि जिन लोगों ने जगह रेगुलराइज करवाई थी, अब जगह उनके पास नहीं होकर किसी और के पास है। तो देखें, ये बात 20 साल की हो गई, तो वो उस 20 साल के पीरियड में ये जगहों ने अपने मालिक बदल लिए, तो जो नया मालिक है उसके पास राइट ऑफ हियरिंग भी नहीं है, जगह उससे जा रही है, उसने पैसे देके जगह खरीदी है, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है। दोज पीपल आर नाउ कमिंग एंड टेलिंग द कोर्ट कि हमारे पास क्या प्रावधान है, हम क्या बताएंगे, अगर हम जेन्युइन भी है तो क्या बताएं। मुझे लगता है कि अगर हाईकोर्ट इसको अल्ट्रा वायरस भी डिक्लेयर कर देती तो तब भी हाईकोर्ट जो है वो ये डायरेक्शन शायद गवर्नमेंट को दे सकती थी ज्यादा से ज्यादा, इफ दिस इज माई थिंकिंग, कि आप इस एक्ट के अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होने के बाद आप कोई ट्रिब्यूनल बना दो, कोई कोर्ट बना दो जिसमें जो है ये फैसले किए जाएं कि किससे अब पोजीशन वापस लेना है, किससे नहीं लेना है, और अगर वापस लेना है तो जिसने बिल्डिंग खड़ी कर दी लीगल पोजीशन लेने के बाद उन बिल्डिंग्स का क्या करना है कि गवर्नमेंट वापस पोजीशन लेगी तो उन बिल्डिंग को जो है उसके पैसे वापस करेगी। देखें, ये जगह जो है 1 कनाल जगह जुनेद जी ने रेगुलराइज करवा दी 2005 में, और मैंने वो जगह जो है जुनेद जी से खरीद ली 2008 में। मैंने तो लीगल खरीदी भाई, मैं तो, आप तो लीगल ओनर डिक्लेयर हुए थे। 2008 में खरीदने के बाद मैंने उस जगह के ऊपर मैंने आपसे 10 लाख में जगह खरीदी और उसके ऊपर 50 लाख रुपए का घर बना लिया। अब आज मुझे कहा जाता है कि मेरे से घर वापस खाली कर दो। मेरा क्या कसूर है? मैंने तो लीगल ओनर से खरीदी थी, डिक्लेयर्ड लीगल ओनर से, और मैंने 50 लाख रुपया ऊपर जो खड़ा किया, मेरा क्या कसूर है? उसको क्यों वापस लेते हो? अब क्या गवर्नमेंट जब मेरा मकान वापस लेगी तो उस 50 लाख का क्या होगा जो ऊपर खड़ा हो गया? उस 10 लाख का क्या होगा जो मैं जुनेद जी से दे चुका हूं? जुनेद जी से तो कोई पैसे अब जगह वापस नहीं मांगेगा, जगह तो मेरे पास है, तो मेरी सुनवाई कहां गई? बिल्कुल सेठ साहब, आखिर में आपसे, एक कानून 2018 में खत्म कर दिया गया जी, उसी कानून के ऊपर 2020 में जजमेंट आती है और वो कानून वो जजमेंट ये कहती है कि एब इनिशियो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था जी, जिसकी मौत हो गई।
एक आदमी की डेड बॉडी है, डेड बॉडी के ऊपर क्या कोर्ट में फैसले आ सकते हैं? कोई तारीख से, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, कोई हाई कोर्ट की पुरानी किसी जजमेंट से ये हो कि एक कानून जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं था लेकिन उस पर सवाल खड़े हुए थे हाई कोर्ट के अंदर, क्या ऐसी कोई जजमेंट आपके जहन में है पहले कि उसको उसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है? देखिए, जब गवर्नर साहब ने ये डिसाइड किया 2018 में कि इस एक्ट को रिपील करना है, तो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं थी कि इसको एब इनिशियो जो है रिपील किया जाए। प्रोस्पेक्टिवली रिपील हो सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो सकता। रेट्रोस्पेक्टिव करने की पावर गवर्नमेंट के पास नहीं होती, कोर्ट के पास होती है। कोर्ट ने इसमें किया, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक चीज ऐसी हुई जो शायद उसकी एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। कोर्ट डिक्लेयर करती है कि जो लेजिस्लेटर्स थे, जिन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज किया था एज लेजिस्लेचर्स, उन लेजिस्लेचर्स की सभी की एक्शन जो है दैट इज एक्चुएटेड बाय क्राइम, बाय कंस्पिरेसी। ये पहली बार हुआ कि कोर्ट ये कहती है कि ये एक्ट का बनाना ही फ्रॉड था। अगर एक्ट का बनाना फ्रॉड था तो लेजिस्लेटर्स को तो आप जो है कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लेजिस्लेटिव इम्यूनिटी है। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आएगी? फिर इसका मतलब है कि जिन्होंने इस एक्ट को गलत इंप्लीमेंट किया सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है। तो जिन्होंने गलत इंप्लीमेंट, मतलब जहां पे राइट नहीं बनता है रेगुलराइजेशन का, वहां भी रेगुलराइजेशन होगी, तो उसके लिए जजमेंट लाने की क्या जरूरत है? भाई वो तो क्राइम ही है, वैसे भी क्राइम है, तो उस पर तो क्राइम वैसे भी होना था। तो फिर नए केसेस की डायरेक्शन सीबीआई को देना कि आप नए केस भी रजिस्टर करोगे और पुराने केसेस की इन्वेस्टिगेशन करोगे, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन आप ठीक कहते हैं कि क्या कोर्ट को इस तरह की डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि एक्ट जो है एब इनिशियो खत्म हो गया और ये एक्ट वाज एक्चुएटेड बाय क्राइम, एक्चुएटेड बाय फ्रॉड। अब इसका ऊपर फैसला जो है वो रिव्यू पिटीशन में हाईकोर्ट को करना पड़ेगा कि क्या ये डायरेक्शंस जो है ये वहां पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या उन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, नंबर 1 जिन्होंने रेगुलराइज करवाई, नंबर 2 जो आज फिजिकल पोजीशन में है, नंबर 3 जिन्होंने चार्ज क्रिएट हो गया, जिनका चार्ज क्रिएट हो गया। जैसे जगह लेके मैंने उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी, लेकिन मैंने मॉर्टगेज की हुई है बैंक के पास, तो इन इफेक्ट बैंक जो है मालिक है जगह का जब तक लोन वापस नहीं आता। तो क्या बैंक का राइट है सुनवाई होने का? तो ये चीजें जो हैं इसके ऊपर फैसला करना जरूरी है। एक विस्तृत आर्गूमेंट की जरूरत होगी। मुझे नहीं लगता है कि ये रिव्यू जो है ये कोई जो है वो सरसरी बहस के ऊपर जो है वो हो सकता है। वी आर लुकिंग फॉर लॉन्ग ड्रॉन लीगल बैटल इन दिस रिव्यू पिटीशन। शायद जो हियरिंग जजमेंट आने के टाइम पे जो है हुई थी, उससे कई गुना ज्यादा हियरिंग जो है अब शायद रिव्यू पिटीशंस में करनी पड़ेगी। शेर साहब, एक बिल्कुल जहन में एक और सवाल आ रहा है कि रिव्यू पिटीशन के अंदर एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ देखने को मिली कि बड़ी खूबसूरती के साथ ये बात जो है, क्योंकि मुझे लगता है ऑफिसर्स ने इस रिव्यू पिटीशन को लिखा है, बड़ी खूबसूरती के साथ ये बात कही गई है कि भाई जिन लोगों ने ये कानून बनाया गलती उनकी है, उन लोगों की गलती नहीं है जिन लोगों ने इस कानून को इम्प्लीमेंट किया। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, जो जजमेंट में भी कहा गया है कि गलती सारी लेजिस्लेटर्स की है, आप कार्रवाई उनके खिलाफ करें, हमारी कोई गलती नहीं, हमने वही किया जो हमारे सामने एक्ट के अंदर था, जो रूल्स के अंदर था। जबकि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि रूल्स की भी वायलेशन हुई है और एक्ट की भी वायलेशन हुई है। देखिए भाई साहब, हमारे को इसको समझना पड़ेगा। वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन implementing officers in 2 categories। एक वो कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जेन्युइनली इंप्लीमेंट किया एक्ट को, उनके लिए मेरा अपना व्यू ये है कि उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। दूसरा वो ऑफिसर्स होंगे जिन्होंने जेन्युइनली इंप्लीमेंट नहीं किया, जिन्होंने इरेगुलरिटीज, इलीगलिटीज की इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में, वो क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल जरूर होंगे। जब एक एक्ट बना हुआ लेजिस्लेटर ने बना के दे दिया और जिसके ऊपर रूल्स भी बन गए, उस रूल के हिसाब से अगर कोई काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो क्राइम नहीं है। हाँ, जिन्होंने रूल बनाए, और क्योंकि हाईकोर्ट ने ये कहा कि जिन्होंने रूल बनाए वो रूल्स जो है वो भी एक्ट की जद से बाहर जाके बने, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन्होंने अपनी पावर्स को एक्सीड किया और इलीगली इस्तेमाल किया, उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। जिन्होंने पावर्स को एक्ट के हिसाब से, चाहे वो अब रिपील हो गया हो, चाहे वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया हो, जिन्होंने एक्ट के हिसाब से काम किया और उसमें इलीगलिटी नहीं गई, उनकी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। बहुत बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी को सुन लिया। बीच में हमने सियासी एक सवाल भी, अब मुझे लगता है आपके जहनों में भी था, हमने पूछ लिया। तो मामला यहां पर जाकर ठहरा कि अब रिव्यू पिटिशन पर जब सुनवाई होगी तो जैसे आपने सुन लिया कि बहस जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि ये तमाम जो सवाल हमने उठाए हैं ये वकीलों के जहन में भी हैं, ये कोर्ट भी हो सकता है ये तमाम सवाल वकीलों से पूछे, और हुकूमत से खासतौर पर ये सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि रिव्यू पिटिशन हुकूमत ने दायर की हाई कोर्ट में। और उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि बहुत सारी और रिव्यू पिटिशंस जो हैं वो हाई कोर्ट में फाइल होने जा रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम लोगों को जो अपनी एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे उन्हें ये कहा है कि आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, आप भी अपना रिव्यू लेकर वहां पर पहुंचे, आप अपनी दलील वहां रखें, और उसका फैसला जब होगा उसके बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में एसएलपी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। और सॉलिसिटर जनरल ने यकीन दिलाया है कि जब तक रिव्यू पिटिशन की सुनवाई खत्म नहीं होती, जब तक एसएलपी पर फैसला नहीं होता, तब तक रोशनी मामले में जो लोग एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।